युकारी कावाहारा बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक हाई पोस्ट में है और एक रिसर्च डॉक्टर को पिछले 5 सालों से डेट कर रही है जिसका नाम किपेई कोइडे है। एक दिन उसके बॉयफ्रेंड को ब्रेन हैमरेज हो गया जिससे वो कोमा में चला गया। लेकिन अब युकारी को पता चलता है कि उसने अपने बारे में जो भी कुछ बताया था वो सब एक झूठ है। किपेई कोइडे इस नाम का कोई इंसान है ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्ट्राइप। आज हम एक जापानीज मिस्ट्री रोमांस मूवी लाए हैं जिसकी स्टोरी बेहद ही खूबसूरत है। मूवी का नाम द लाइज शी लव्ड, डायरेक्टर काजुहितो नकाई और IMDb रेटिंग 6.7 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को एंजॉय कीजिए और फ्रेंड्स, हमारे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगते हैं तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और लगातार ऐसे वीडियो से आपको एंटरटेन करते रहें। कहानी शुरू होती है एक अपार्टमेंट में जहां युकारी और किपेई एक साथ रहते हैं। युकारी एक बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करती है और किपेई एक रिसर्च डॉक्टर है। आज युकारी अपनी मॉम से किपेई को मिलाने वाली है। किपेई थोड़ा नर्वस रहता है। काफ़ी वक्त हो जाता है किपेई का वेट करते हुए, पर वो नहीं आता। उसके इस हरकत से युकारी दुखी होती है। देर रात युकारी के दरवाजे पे नॉक हुआ। उसे लगा शायद किपेई वापस आ गया होगा, पर दरवाजे पे पुलिस खड़ी होती है। वो युकारी को हॉस्पिटल लेकर आई। दरअसल किपेई कोमा में होता है क्योंकि उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है। उसके पास से एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जिसमें युकारी के अपार्टमेंट का एड्रेस लिखा था, पर यह ड्राइविंग लाइसेंस नकली होता है क्योंकि किपेई नाम का रेसिडेंस रजिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है। युकारी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ। घर वापस आकर वो उसकी चीज़ों की तलाशी लेती है। हैरत की बात है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं। फाइल्स और डायरी भी खाली होते हैं जो उसके शक को यकीन में बदल रहे हैं। जिस रिसर्च सेंटर का नाम किपेई ने बताया था, अब युकारी वहां पता करने जाती है, पर वहां भी इस नाम का कोई नहीं होता। पुलिस युकारी से इन्वेस्टिगेशन करते वक्त कहती है फॉल्स आइडेंटिटी का क्राइम कोई नई बात नहीं। अक्सर कर्ज में डूबे लोग, भगौड़े या मुजरिम ऐसी अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहते हैं। दरअसल किपेई की ना कोई फैमिली है, ना फ्रेंड्स, ना कोई बैंक अकाउंट, ना ही क्रेडिट कार्ड, और युकारी ही उसका खर्चा चलाती है। फिर पुलिस ने कहा ये तो अच्छा हुआ कि सच्चाई शादी से पहले ही पता चल गई, पर युकारी बिना उसकी सच्चाई जाने नहीं रह पाई। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर काइबारा को हायर किया। शाम को घर वापस आते वक्त युकारी ने देखा कोई लड़की किपेई की मेल बॉक्स को खोल रही है, जो उसे देखकर भाग गई। डिटेक्टिव ने उसके बारे में पता लगाया। वो लड़की एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। दोनों वहां उससे मिलने पहुंचे। उन्हें वहां देख पहले तो वो लड़की घबरा गई और फिर जब किपेई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि किपेई यहाँ आकर अपने लैपटॉप पे घंटों नोवेल लिखते थे। उस लड़की को किताबें पढ़ने का शौक है, इसीलिए उसे किपेई का यहाँ आना अच्छा लगता था। युकारी ने कहा पर उसके पास ना तो कोई सेलफोन है और ना ही लैपटॉप। लेकिन उसी रेस्टोरेंट के लॉकर से एक लैपटॉप मिलता है जिसकी चाबी किपेई के रखे सामान से मिली थी। लैपटॉप के पासवर्ड को हैक किया गया, जो होता है 20 सितंबर 2010। लैपटॉप में एक फोल्डर के सिवा और कुछ नहीं होता, जिसमें 700 पन्नों की एक नोवेल लिखी रहती है जो अभी अधूरी है। नोवेल का प्रिंट आउट निकाला गया। युकारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि किपेई एक राइटर भी हो सकता है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी तक किसी और ही किपेई को जानती थी। पूरी रात युकारी नोवेल पढ़ के गुजारती है। ये नोवेल एक हैप्पी फैमिली के बारे में है जिसमें 3 लोगों का किसी सिताउची सी बीच में बिताए समय का जिक्र है। और वो 3 लोग हैं वो आदमी जिसने ये नोवेल लिखी, दूसरी उसकी वाइफ यूटा जो बहुत खूबसूरत है जिसके कान के पीछे एक तिल है, और तीसरा यूको उनका बेटा। उसने उस बीच में गुजरे अपने बचपन की बातें कही है। एक लाइट हाउस जिसके नीचे उसने कुछ मार्बल्स और खिलौने छुपाए हैं जिसे वो अपने बेटे यूको को देना चाहता है। अगली सुबह युकारी डिटेक्टिव के ऑफिस पहुंचती है। उसके असिस्टेंट ने बताया ऐसा लगता है किपेई का बचपन वहां गुजरा है और ये उसकी फैमिली की कहानी है। शायद अब उनका डिवोर्स हो चुका हो। अब युकारी किपेई को देखने हॉस्पिटल पहुंची और वहां उसी लड़की को किपेई का शेविंग करता देख युकारी को उस पर गुस्सा आ गया। वो लड़की कहती है तुम्हें तो पता ही नहीं इसकी असली आइडेंटिटी, तुमसे ज़्यादा मैं इसे जानती हूँ। शायद वो तुम्हारे साथ खुश था ही नहीं। ये सुनकर युकारी गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है। एकदम गुस्से में वो डिटेक्टिव के ऑफिस आई और सिताउची वाले जगह की सारे मैप्स लेकर चली जाती है। कुछ घंटों का सफ़र करके वो उस आइलैंड पहुंची जिसका जिक्र किपेई के नोवेल में है। दिन भर घूमने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा।
रात हो जाती है। एक छोटे से खाने की जगह पे वो गई जहाँ उसने बहुत शराब पी ली और नशे में वहाँ के ओनर को अपनी पूरी कहानी बता दी, साथ ही किपे की फ़ोटो भी दिखाई। उस रात वो वहीं सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे याद आता है किपे को उसका देर रात पार्टी में यूँ ड्रंक होकर आना पसंद नहीं था। एक दिन इसी बात से नाराज़ होकर वो घर से बाहर चला गया। युकारी ढूंढते हुए उसके पास पहुंची और उसे मनाने के लिए वो शादी की बात कहने लगी और ये भी कहा कि उसे एक बेटा चाहिए। तब किपे कहता है वो ये सब डिज़र्व नहीं करता। उस वक्त तो युकारी को ये बात समझ नहीं आई थी, पर अब सब साफ है। उस शॉप के कस्टमर से पता चला कि युकारी के दिखाई फ़ोटो में जो है वो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन लेबर था। युकारी तुरंत डिटेक्टिव काइबारा को फ़ोन करके कहती है उसे यहाँ एक लीड मिला है, मदद के लिए जल्दी पहुँचे। कुछ घंटों बाद डिटेक्टिव वहाँ पहुँचता है। फिर दोनों मिलकर सारे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट निकालते हैं और एक एक करके सबके पास जाते हैं। शाम हो जाती है पर अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। फिर युकारी लाइट हाउस ढूंढने की बात कहती है क्योंकि उसने नोवेल में कई बार लाइट हाउस का जिक्र किया है, लेकिन इस आइलैंड पे ना जाने कितने ही लाइट हाउस होंगे। कैसे पता चलेगा कि किपे कौन से लाइट हाउस जाया करता था। अगले दिन एक एक लाइट हाउस देखने के बाद आखिरकार उन्हें वो लाइट हाउस मिल जाता है जिसके नीचे पत्थरों के पास एक पुराना डब्बा मिलता है जिसमें मार्बल्स और खिलौने होते हैं। यानी कि किपे यहाँ सचमुच था और वो नोवेल भी सच्ची है। अब उस लाइट हाउस के आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। कुछ बैठे लोगों को जब किपे की फ़ोटो दिखाते हैं तो वो उसे पहचान जाते हैं। उसका असली नाम तोशी है और वो 7-8 साल पहले यहाँ के फ़िश डिपार्टमेंट में काम करता था। फिशरीज डिपार्टमेंट से पता चलता है कि वो वहाँ से डॉकयार्ड के काम पे लग गया है। जब डॉकयार्ड पूछताछ करने गए तो वहाँ उन्हें तोशी मिला, लेकिन वो किपे नहीं होता, बस उसके जैसे दिखने में होता है। निराश होकर जब दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तब तोशी दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहा उन दोनों की तरह ही कुछ साल पहले हिरोशिमा की पुलिस मुझे ढूंढते हुए आई थी। शायद तुम लोगों के जैसे वो भी उसे ही ढूंढ रहे थे। उसके बाद डिटेक्टिव ने तुरंत अपने असिस्टेंट को ये पता लगाने को कहा कि 20 सितंबर 2010 जो कि लैपटॉप का पासवर्ड है, उस दिन हिरोशिमा पुलिस के पास कौन सा केस आया था। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजता है जिसमें 6 साल पहले एक बच्चे की मौत और उसकी मां का सुसाइड केस दर्ज है। साथ ही किपे का असली नाम कोही योशिदा पता चलता है जो कि एक डॉक्टर है। 20 सितंबर 2010 वही दिन था जब ये घटना हुई। उस दिन के बाद से योशिदा लापता हो गया। डिटेक्टिव युकारी को इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन करने से मना करता है। उसकी कहानी जैसा मोड़ ले रही है, युकारी को अंत में बहुत दुख पहुंच सकता है, पर युकारी कहती है इस कहानी का अंजाम वो भी देखना चाहती है। उसकी असली आइडेंटिटी पता लगने के बाद वो दोनों उसके घर जाते हैं। उन्हें घर के सामने खड़ा देख उनका पड़ोसी पूछता है कि वो लोग कौन हैं, क्योंकि इतने सालों में तो योशिदा की फैमिली से कोई नहीं आया। युकारी कहती है उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है और वो उसकी वाइफ है। अब वो पड़ोसी उन्हें उस रात यानी 20 सितंबर 2010 के बारे में बताता है। मिस्टर योशिदा एक सर्जन था और काम के सिलसिले में महीनों बाहर रहता था। फैमिली के लिए उसके पास टाइम नहीं था। उसकी वाइफ पे इसका क्या असर पड़ रहा, उसे कुछ ध्यान ही नहीं था। धीरे धीरे उसकी वाइफ डिप्रेशन का शिकार होने लगी। घटना वाली रात मिसेस योशिदा बारिश में भीगते हुए अपने हस्बैंड को ढूंढने मेरे पास आई, पर वो तो यहाँ था ही नहीं। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी क्योंकि वो अपने बच्चे को बाथ टब में छोड़कर भूल गई थी और जब तक उसे याद आया बहुत देर हो चुकी थी। इस सदमे में उसने ट्रक के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद दोनों घर में दाखिल हुए। घर की दीवारों पे तस्वीरें लगी होती है। युकारी उन तस्वीरों को देखकर सोचती है कि किपे ने नोवेल में अपनी इसी फैमिली का जिक्र किया है। मेरे सफ़र का अंत यही है। तभी डिटेक्टिव काइबारा कहता है कि नोवेल में तो हैप्पी फैमिली की बात और उसके बेटे के बारे में कही गई है, लेकिन इन तस्वीरों में तो उसकी बेटी है। ये सुन युकारी भी थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर डिटेक्टिव काइबारा कहता है क्या तुम्हारे कान के पीछे एक तिल है, क्योंकि उसने नोवेल में अपनी वाइफ के इसी तिल का जिक्र किया है। और तब युकारी को याद आता है कि उसने किपे से कहा था कि उसे एक बेटा चाहिए। मतलब इस नोवेल के पन्नों पे उसने अपनी पिछली ज़िंदगी की नहीं बल्कि आने वाली ज़िंदगी के बारे में लिखा है। वो ज़िंदगी जो वो युकारी के साथ गुजारना चाहता है। किपे अपनी पिछली गलती और यादों को भूलने इस नई शहर आया था।
पर उसे युकारी में अपनी नई ज़िंदगी मिल गई। वहाँ से युकारी सीधा हॉस्पिटल जाती है। उस दिन के बाद से उसने कभी किपेई का साथ नहीं छोड़ा। उससे वादा करती है कि वो उसे अपना पूरा टाइम देगी। वो उसकी दिन रात सेवा करती है और एक दिन किपेई कोमा से बाहर आ जाता है। पास बैठी युकारी उसे किपेई कह के पुकारती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।